Hi everyone, I am Megha. Welcome to my YouTube channel. Guys, I am back with my another video that is on New Education Policy 2020. गाइस अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो भी लोगों को ये इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, ताकि उनको पता लगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। On July 29, the Cabinet approved the National Education Policy, which will bring far-reaching changes in school and education system. 29 जुलाई को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। यानी स्कूल और कॉलेजेस में काफ़ी सारे इन लोगों ने चेंज किया। इट इज़ अ हिस्टोरिक मूवमेंट एज द एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन चेंज आफ्टर 34 ईयर। आपको ये पता शायद नहीं होगा कि ये सबसे बड़ा चेंज आया है, वो भी 34 ईयर्स बाद एजुकेशन पॉलिसीज़ में। आज तक हम एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेके इतनी ज़्यादा बुराइयां करते हुए आ रहे कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी है इतनी अच्छी पॉलिसी बना के। Under the new system, students will have flexibility to choose their subject as well as to decide whether to complete the full year program. आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में इतने सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आप जो चाहते हैं। आप फिज़िक्स के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप आर्ट्स के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से इसकी जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारा है 5+3+3+4 टू रिप्लेस करंट 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो हमारा फर्स्ट बिगेस्ट चेंज आप बोल सकते हैं वो है कि 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन हटा दिया गया है और उसको हटा के कौन सा कर दिया है, 5+3+3+4। ये क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। पहले हमारा 10+2 होता था, जिसमें किंडरगार्टन क्लास 1 to 10, देन क्लास 11 12। लेकिन अब जो है वो है हमारा 5+3+3+4। जो कैसे डिवाइडेड है ये मैं आपको बताती हूँ। ये 4 स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेज है, उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, जो कितने साल की है, 5 साल की है। उसमें अप टू क्लास 2 तक बच्चे रहेंगे। सेकेंड जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्रीपेट्री स्टेज, जिसमें तीन क्लासेस होंगी, जो होंगी 3rd to 5th, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्टेज आएगी 3 इयर्स की, जिसमें बच्चे होंगे 6th to 8th क्लास के, जिसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। फिर लास्ट हमारी स्टेज आएगी 4 साल की, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, और उसमें कौन सी क्लास के बच्चे होंगे, 9 to 12th। जिसमें लास्ट जो हमारी स्टेज होगी उसमें 9 to 12 तक के बच्चे होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो 3rd, 5th और 8th में ही जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। बाकी लोगों को आपकी जो पहले के जो मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चेंज था। सेकंड देखते हैं। सेकंड इज़ नो लैंग्वेज बैरियर। अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाएंगे वो लोकल रीजनल लैंग्वेज या फिर आप मदर टंग में बोल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि अपने इंडिया में जो भी ट्राइबल्स पीपल हैं, यानी 100% में से जो 20% ट्राइबल्स पीपल हैं वो ही बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है उनको सिर्फ ट्राइबल लैंग्वेज ही समझ में आती है, उनको ये हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो अब ये वाली चीज़ भी सॉल्व हो गई है, अब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अब जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो उनकी रीजनल, लोकल या फिर आप बोल सकते हैं मदर टंग में ही दिए जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा चेंज है जो गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मतलब जो स्ट्रीम्स का जो सेपरेशन था ना, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, उसको हटा दिया है। मतलब अब जो गैंग वॉर था ना आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच में, वो फाइनली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आर्ट्स वाले बच्चे कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस वाले आर्ट्स के ले सकते हैं। मतलब अगर आपको मान लीजिए फैशन डिज़ाइनिंग के साथ फिज़िक्स पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको फिज़िक्स के साथ सोशलॉजी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं, तीनों स्ट्रीम्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कोई सब्जेक्ट डिवाइडेशन नहीं होगा,
ठीक है, कोई स्ट्रीम्स डिवाइडेशन नहीं होगा, आप जो मर्जी चाहें वो ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज है जो आगे वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, उनको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट हम देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम। अब सबसे बड़ी चीज़ जो बोर्ड एग्ज़ाम माने होते हैं, कैसा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है, ठीक है, घर में स्ट्रेस, स्कूल में स्ट्रेस, इतना पढ़ो इतने मार्क्स लाने हैं, सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ने ये स्ट्रेस ख़त्म कर दिया है, यानी गवर्नमेंट ने स्ट्रेस ख़त्म कर दिया है। अब आपके एग्ज़ाम ट्वाइस ईयर हुआ करेंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसी एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक होगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और आप ये एग्ज़ाम हमेशा ट्वाइस ईयर हुआ करेगा, सोचो। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम शुड प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन रैदर देन रोट लर्निंग। अब आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, ना कि रट्टाफिकेशन पे, रोट लर्निंग पे नहीं। आपको रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब आपकी नॉलेज मैटर करेगी। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ बच्चे होता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तो हमें सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और हमारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम जब दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो हमें पहले की तरह फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू करना पड़ेगी पढ़ाई। तो वो लोग इसी डर की वजह से एडमिशन लेते ही नहीं हैं। लेकिन अब ये वाली चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आपने वहाँ से फर्स्ट और सेकेंड ईयर पढ़ लिया, और मान लीजिए किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉलेज छोड़ना पड़ गया, तो जब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपके वो 2 साल बेकार नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो एक आप बोल सकते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो रहे हैं, और वो आप जब नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो वहाँ से काउंट हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी आपकी पढ़ाई और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपको दोबारा से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आप थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा चेंज है, ठीक है। अब जो लोगों का बोलते हैं ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या कोई सी भी प्रॉब्लम की वजह से वो कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं, तो अब कोई वाली भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप कभी भी एंट्री लेके कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा चेंज है। नेक्स्ट देखेंगे सिंगल रेगुलेटरी। अब NCERT, CBSE, NCT को रिप्लेस करके एक ही कमीशन बना दिया गया है जो ओवरऑल चीज़ों को हैंडल करेगा स्कूल लेवल पे, दैट इज़ नोन एज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ को एंटायर हायर एजुकेशन को हैंडल करेगा, लेकिन इसमें से 2 चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो है मेडिकल और लीगल एजुकेशन। ये उनको हैंडल नहीं करेगा, बाकी सारी एजुकेशन लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उनको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ही हैंडल करेगा। मतलब इट विल बी ए सिंगल ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी, इसी के अंडर सारी चीज़ें होंगी। अब यही हर चीज़ का डिसीजन लेगा। देन कॉमन नॉर्म्स इज़ टू बी प्लेस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अब जो भी नॉर्म्स होंगे वो सभी प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे फॉलो होंगे, ठीक है, कोई भी अलग नॉर्म नहीं होगा। क्योंकि पहले होता था एज ऑन डेट वी हैव डिफरेंट नॉर्म फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डिफरेंट इंडिविजुअल स्टैंड लोन यूनिवर्सिटी। कभी आपने देखा होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब लोगों के नॉर्म्स एक ही होंगे, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज दैट फॉर द रीजन ऑफ क्वालिटी नॉर्म्स विल बी सेम फॉर ऑल एंड नॉट पर एज द यूनिवर्सिटी ओनरशिप। मतलब अगर हमें हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी मेंटेन करनी है तो सारी जगह के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सब जगह के नॉर्म्स एक ही होंगे, ठीक है। मतलब एक ही नॉर्म सब यूनिवर्सिटीज़ पे लागू किए जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन। अभी जो आज का टाइम है वो वोकेशनल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो हाई डिमांड है वोकेशनल स्किल्स की, ठीक है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अब आप वो चीज़ें आपको स्कूल लेवल पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आपको इलेक्ट्रिक वर्क में इंटरेस्ट है, आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, आपको पॉटरी मेकिंग में इंटरेस्ट है,
ये सब चीज़ें आपको स्कूल लेवल पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। मतलब एक लोकल एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको इन चीज़ों को सिखाएंगे ड्यूरिंग द ग्रेड 6 to 8, ठीक है। तो वोकेशनल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वैसे भी आज के टाइम पे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, सब लोग देखो अलग अलग लोग हैं। एक है हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, एक है कंस्ट्रक्शन, एक है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फूड सर्विस। तो हर एक चीज़ में आप बोल सकते हो कि मतलब जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें इंटरेस्ट ले और उसकी पढ़ाई करे। तो वोकेशनल स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटलाइजेशन। आपको ही पता है ना कि जब ये कोरोना वाली चीज़ बीमारी जो इंडिया में फैली थी, इस वजह से मतलब सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर एक चीज़ बंद कर दी गई। तो सब लोग कैसी चीज़ें चल, हम सब चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे थे, यानी हम सारी चीज़ें कैसे कर रहे थे, हम ऑनलाइन कर रहे थे। क्योंकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल का ज़माना है, ठीक है। आपको हमेशा कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए। आज के टाइम पे आपको कंप्यूटर की, ठीक है, नॉलेज होनी ही चाहिए। क्योंकि ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ आप कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, ठीक है, आप घर का जो सामान, ग्रॉसरी का जो सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। और आज के टाइम पर अगर किसी को कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना नहीं आता तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन ही हो रही है। तो डिजिटलाइजेशन के बगैर तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। एजुकेशन पॉलिसीज़ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। तो एक बार हम इस चीज़ को देख लेते हैं। A comprehensive setup of recommendation for promoting online education consequent to the recent rise in epidemic and pandemics in order to ensure preparedness with alternative modes of quality education wherever and where traditional and in-person modes of education are not possible has been covered। पहले ऑफलाइन जो लर्निंग थी या फिर ऑफलाइन जो एजुकेशन थी वो ऐसा होता था कि आप जहाँ पे वो एजुकेशन आपको वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन जो ऑनलाइन लर्निंग है वो आप कहीं पे से भी बैठ के कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं, यानी आप विलेज एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो उनको जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। क्योंकि वो ऐसा होता है कि कभी कभी सिटी की तरफ नहीं आ पाते हैं कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो वो सिटी में आके नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से वो जहाँ पे हैं वहीं पे रह के ये ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन हो गया, मतलब हर एक चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ भी बहुत अच्छी है अभी। और ये जो कोरोना के टाइम पे बच्चे जो क्लासेस ले रहे हैं वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं। तो कहीं पे से भी बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो जो भी बच्चे विलेजेस में हैं वो ऑनलाइन किसी भी स्कूल और कॉलेज में अपना एनरोलमेंट करा के वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज आप बोल सकते हैं। देन लास्ट इज़ मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड पहले जो हुआ करता था उसमें क्या होता था कि सिर्फ आपके मार्क्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन आपका जो ये रिपोर्ट कार्ड का भी बिल्कुल मेक ओवर हो चुका है, ये भी होल चेंज हो चुका है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 के अकॉर्डिंग आपका 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट विल गेट 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विच विल नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन सब्जेक्ट। आपने जो मार्क्स सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए वही नहीं बताएगा, बट ऑल्सो योर स्किल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड करके बताया जाएगा और मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो फाइनली आपको शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे से कंपेयर नहीं किया जाएगा कि वर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए थे, तुम्हारे क्यों नहीं आए, शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए थे, आपके क्यों नहीं आए। ये वाली चीज़ आपके साथ अब बिल्कुल भी नहीं होगी। सो फाइनली ये वाली चीज़ से भी आपको छुटकारा मिल गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नाउ टू बी कॉल्ड। ये जो मिनिस्ट्री थी उसको अब एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेम से जाना जाएगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पूरा मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो जो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, जो बिगेस्ट चेंजेस हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, मतलब एक साथ एक ही वीडियो पे डिस्कस नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। लेकिन ये जो मेन थे जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए,
तो ये उसी के बारे में था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और आपके साथ साथ लोगों की भी हेल्प हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।